सभी विद्यार्थियों का एसवी चिल्ड्रन एकेडमी रावला मंडी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। कक्षा 10 की बात करें और 10 के में सामाजिक विज्ञान हम पढ़ रहे हैं और सामाजिक विज्ञान का अध्याय तीसरा पढ़ रहे हैं। कौन सा? तीसरा, जिसमें अंग्रेजों के बारे में हम कर रहे हैं और हमारा संघर्ष क्या कह रहा है। हमने कितनी बातें पढ़ी, याद आपके दिमाग में होना चाहिए। हमने मराठा संघर्ष पढ़ा अंग्रेजों से, हमने मैसूर संघर्ष पढ़ा, हमने सिख संघर्ष पढ़ा, फिर हमने 1857 की क्रांति पढ़ी, फिर हमने कुछ जनजातीय आंदोलन पढ़े। याद रहना चाहिए इस प्रकार। जनजातीय आंदोलन का नाम ही आपके दिमाग में आएगा, संथाल, कोलर, बिहार में सन्यासी विद्रोह सारे। फिर क्या किया हमने? विद्रोह के बाद हमने कुछ क्रांतिकारी पढ़े, जैसे चापेकर बंधु हमने पढ़े, वीर सावरकर हमने पढ़े, श्यामा प्रसाद जो श्याम जी कृष्ण वर्मा थे उनके बारे में। अब हम पढ़ते हैं प्रमुख किसान आंदोलन, क्योंकि किसान भी तो चिंतित थे। अत्याचार उन पर सबसे ज़्यादा होता था, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रभाव उन पर पड़ता था, लगान बढ़ता। प्रमुख किसान आंदोलन। बंगाल में नील उगाने वाले किसानों का विद्रोह। यह विद्रोह अंग्रेज भूपतियों के विरुद्ध किया गया। भूपति यानी अंग्रेजों के पास जो भूमि थी, जिन्होंने भूमि को हड़प रखा था वो। इस विद्रोह में किसानों का साथ जमींदारों ने, साहूकारों ने, धनी किसानों, सभी ग्रामीण वर्ग ने दिया। 19वीं शताब्दी में कुछ कंपनियों के अवकाश प्राप्त यूरोपीय अधिकारियों ने बंगाल और बिहार के जमींदारों से भूमि प्राप्त कर नील की खेती करना प्रारंभ कर दिया। नील जानते हो ना, नील कपड़े पे लगाते हैं ना, अब तो थोड़ी बहुत होती है, पहले प्योर नील हुआ करती थी और उसकी खेती आज भी होती है कई जगहों में। लेकिन पहले अंग्रेजों ने पूरे बंगाल बिहार में खेती करना शुरू कर दिया। किसकी? नील की खेती करने। और किसानों को जहाँ अनाज उगाया जाता था, अब वहाँ पे क्या कह दिया कि यहाँ सारी क्या होगी? नील की खेती। और नील की खेती की पता है खासियत क्या होती थी? नील की खेती की खासियत होती थी, जहाँ नील उगा दी जाती थी वहाँ पे अनाज नहीं उगता था, भूमि बंजर हो जाती थी, ऐसा सिस्टम था। तो देखो क्या हुआ, उन्होंने किसानों से ऐसी शर्तों पर नील की खेती करने को बाध्य किया जो किसानों के लिए लाभकारी नहीं थी। अप्रैल 1860 में 12/7 उप विभाग और पावना और नादिया जिले के समस्त किसानों ने हड़ताल कर दी। ये बिहार के अंदर है। नील बोने से इनकार कर दिया, भी हम नील नहीं बोएंगे। यह हड़ताल बंगाल के अनेक क्षेत्रों में फैल गई। सरकार को व्यापक असंतोष से बचने के लिए 1860 में एक नील आयोग नियुक्त करना पड़ा। भी नील आयोग नियुक्त क्यों किया? ताकि लोगों की क्या समस्या है, क्यों लोग नील की खेती नहीं करने, क्या प्रभाव पड़ा उसके बारे में। 1875 ईस्वी दक्षिण के विद्रोह। दक्षिण के विद्रोह का कारण अत्यधिक भूमि कर, कपास के भाव कम हो जाना, मराठा किसानों से अत्यधिक कर लिया जाना, मारवाड़ी और गुजराती साहूकारों द्वारा लालच के कारण लेखों में हेराफेरी करने और अनपढ़ किसानों से बिना जानकारी के हस्ताक्षर करा लेते, जिससे दीवानी न्यायालयों में फैसले इन साहूकारों के पक्ष में जाने से किसान बेदखल हो जाते थे। 1875 ईस्वी में किसानों ने पूना जिले के साहूकारों के मकानों और दुकानों पर आक्रमण कर दिए। पूना महाराष्ट्र में है। जिन लेख पत्रों पर साहूकारों ने किसानों के हस्ताक्षर करा रखे थे उन्हें जला दिया। अंग्रेज क्या करते थे, खाली पेज होता था ना, उस पर नीचे हस्ताक्षर करा लेते थे और फिर उसमें लिख देते थे इस किसान ने अपनी जमीन सारी की सारी अंग्रेजों को दे दी। अब पहले पढ़े लिखे तो होते थे नहीं, उन्होंने वो अंगूठा लगा देते, अंगूठा लगा देते और बाद में कहते आपने ये अंगूठा लगाया। तो बाद में ये विद्रोह अहमदनगर तक फैल गया। पुलिस और सेना बुलाकर ही यह विद्रोह दबाया जा सका। सरकार ने उपद्रवों के कारण जाने के लिए दक्कन उपद्रव आयोग नियुक्त किया। 1879 ईस्वी में कृषक राहत अधिनियम पारित किया गया, जिसमें किसानों द्वारा ऋण न लौटाने पर गिरफ्तार अथवा जेल में बंद नहीं किया जा सकता था। पंजाब में किसान आंदोलन। पंजाब का आम किसान ऋणग्रस्त था और उसकी भूमि पर गैर किसान वर्ग का कब्जा हो गया था। गैर किसान जो वर्ग थे, इस भूमि हस्तांतरण को रोकने के लिए सरकार पंजाब भूमि अन्याक्रमण अधिनियम, पंजाब लैंड एलिनेशंस एक्ट 1900 लेकर आई। चंपारण किसान आंदोलन, ये तो नाम सुना होगा आपने, गांधी जी का टाइम आ जाता है। उत्तर बिहार के चंपारण जिले में यूरोपियन नील के उत्पादक बिहारी किसानों पर अत्याचार करते थे। इसका विरोध करने के लिए गांधी जी ने बापू राजेंद्र प्रसाद की सहायता से किसानों की वास्तविक स्थिति की जांच की। किसानों को अहिंसात्मक का मतलब जहां हिंसा नहीं होती थी, आंदोलन करने के लिए कहा गया। लेकिन बाद में जून 1917 में एक जांच समिति बनाई गई, जिसकी रिपोर्ट पर चंपारण कृषि अधिनियम पारित किया गया, जिसके द्वारा नील किसानों से जबरदस्ती नील की खेती कराना बंद कर दिया गया। खेड़ा किसान आंदोलन।
यह आंदोलन बम्बई सरकार के विरुद्ध था। खेड़ा गुजरात में है वैसे। पहले मुंबई और महाराष्ट्र गुजरात एक ही होते थे। बम्बई नाम से जाना जाता था। फिर 1860 में गुजराती वाले गुजरात अलग हो गए, मराठी वाले महाराष्ट्र अलग हो गया। बम्बई सरकार भूमि की मांग कर रही थी, जबकि भूमि कर नियमों में यह स्पष्ट था कि फसल साधारण से 25% से कम हो तो भूमिकरण में पूर्णतः छूट मिलेगी। सरकार छूट देने को तैयार नहीं थी। गांधी जी ने कृषकों को संगठित कर सत्याग्रह किया। अंत में सरकार को गांधी जी की बात स्वीकारनी पड़ी। कहते हैं ना गांधी युग होता है 1947 से 1948। इसमें गांधी जी जब भी अंग्रेजों कोई उल्टा अत्याचार करते थे, गांधी जी आंदोलन खड़ा कर देते थे, इसलिए गांधी युग कहते हैं। अन्य संगठित प्रयास। अखिल भारतीय स्तर पर किसान आंदोलन चलाने के लिए 11 अप्रैल 1936 को लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किया गया। किसान सभा ने आंध्र प्रदेश में जमींदारों के खिलाफ भूमि व्यवस्था विरोधी आंदोलन किया। 1936 में बिहार में बाकासत यानी समय जोती हुई भूमि के विरुद्ध आंदोलन किया। 18 अक्टूबर 1937 को किसान सभाओं ने सत्याग्रह पर हुए अत्याचार के विरुद्ध कृषक दिवस बनाया। ठीक है, ये तो किसान आंदोलन। अब राजनीतिक आंदोलन 1857 से 1919। अब ये महात्मा 1857 के बाद महात्मा गांधी आ जाते हैं। 1869 में महात्मा गांधी का जन्म होता है। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम की असफलता के बाद स्वतंत्रता संघर्ष का नेतृत्व भारत के सभी भागों में भारत के आधुनिक शिक्षा प्राप्त करने वाले भूपतियों और संपन्न वर्ग के हाथों में आ गया। ये वर्ग अपनी मांगों के लिए संसद को समरण पत्र, प्रार्थना पत्र देते थे। साथ ही देश के लिए पढ़े लिखे लोगों को संगठित करने और अंग्रेजों द्वारा वर्तमान काल में कर रहे शोषण की जानकारी देकर जागृत कर रहे थे। इस काल के प्रारंभिक नेतृत्व वाले लोगों को इंग्लैंड के उत्तरवादी लोगों पर विश्वास था। ये लोग इंग्लैंड के उदारवादियों को भारत की वस्तुस्थिति, भारतीयों की आकांक्षाओं और भारत में संवैधानिक और प्रशासनिक सुधारों के लिए तैयार करना चाहते थे। साथ ही अंग्रेजों द्वारा किए जाने वाले शोषण और अत्याचारों की जानकारी एकाधिक लोगों को देकर आंदोलन का विस्तार और देश के सभी क्षेत्रों, वर्गों और धर्मों को मानने वाले लोगों को संगठित करना चाहते थे। अब 1857 की क्रांति होगी, हमने पढ़ ली। उसके बाद में देखो अंग्रेजों ने कुछ छूट भी दी और भारतीय नव चेतना का राजनीति का संचार भी हुआ। 1858 ईस्वी के बाद राजनीतिक चेतना का प्रचार। भारतीयों की धीरे धीरे राजनीतिक आकांक्षाएं बढ़ने लगी। सिविल सर्विस में स्थानीय नई नियंत्रण करने की आकांक्षा जाने लगी। अब भारत में जनता के द्वारा चुनी हुई और उसके प्रति उत्तरदायी सरकार की मांग की जाने लगी। 1868 में बंगाल के प्रमुख अखबार हिंदू पेट्रियट के संपादक कृष्णो दास पाल ने ऐसी मांग की। 1874 में उन्होंने भारत के लिए स्वराज्य शीर्षक से लिखे लेख में भारतीयों द्वारा भारतीयों के लिए संवैधानिक सरकार के प्रारंभ की बात की थी। उस समय जो राजनीतिक संगठन भारत में थे इस प्रकार की प्रगतिशील मांग और उसके लिए संघर्ष करने के लिए तैयार नहीं थे। इसके लिए बंगाल के कुछ विद्वानों चिंतकों ने 1875 में इंडियन लीग की स्थापना की। इसका उद्देश्य भारतीयों में राष्ट्रवाद का भाव जागृत करने और राजनीतिक चेतना जागृत करना था। सार्वजनिक चेतना के द्वारा प्रारंभ होने वाला यह पहला राजनीतिक संगठन था। इंडियन एसोसिएशन। इस संस्था की स्थापना अगले वर्ष 1876 में सुरेंद्र नाथ बनर्जी के नेतृत्व में कलकत्ता क्या है, पश्चिम बंगाल की राजधानी अल्बर्ट हॉल में लगभग 800 प्रमुख लोगों ने भाग लिया। पहले हमारे भारत की राजधानी कलकत्ता हुआ करती थी। 1911-12 में जाकर नई राजधानी क्या बनी थी, दिल्ली। इसमें यह तय हुआ कि संगठन समान राजनीतिक विचार रखने वाले लोगों को एक मंच पर लाएगा व सामान्य जनता को संगठित करेगा। इंडियन नेशनल कांग्रेस। 1858 के बाद भारत में चल रहे राजनीतिक विकास का परिणाम इंडियन नेशनल कांग्रेस था। आज कांग्रेस है ना, जो कांग्रेस, वो 1885 में बनी थी, ध्यान रखना, जिसकी स्थापना एक अंग्रेज भारतीय सिविल सेवा के सेवानिवृत्त अधिकारी एलन ऑक्टेवियन होम ने की थी। इसकी स्थापना के पीछे ब्रिटिश सरकार की सोच थी कि ऐसा संगठन बनाया जाए जिससे भारतीयों के मन में क्या है इसकी जानकारी ब्रिटिश सरकार को मिलती रहे। इसके सम्मेलनों में राजनीतिक नेताओं की मन की भड़ास निकल जाएगी, उन्हें अंग्रेजी शासन को हटाने के सशक्त प्रयास करने से भी रोका जा सकता है। क्वेश्चन आ सकता है यहाँ से कांग्रेस से, अब तक एग्जाम में नहीं आया, ठीक है, 2-3 सालों के पेपर में नहीं आया, यहाँ से प्रश्न पक्का आ सकता है। 28 दिसंबर 1858 को व्योमेश चंद्र बनर्जी की अध्यक्षता में बम्बई के गोकुल दास तेजपाल संस्कृत कॉलेज में प्रथम अधिवेशन प्रारंभ हुआ और 32 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। अधिवेशन में कांग्रेस के 4 उद्देश्य बताए गए। राष्ट्र की उन्नति के लिए प्रयत्न में लगे लोगों को आपस में परिचित होने का अवसर देना, आने वाले वर्षों के कार्यक्रम पर विचार करना, ब्रिटिश साम्राज्य के प्रति निष्ठा और भक्ति रखते हुए इंग्लैंड की संसद द्वारा तय किए गए सिद्धांतों के विरुद्ध
किए जाने वाले भारत सरकार के कार्यों का विरोध अप्रत्यक्ष रूप से संगठन भारतीय संसद का रूप ग्रहण करेगा। इस बात का उचित जवाब देगा कि अंग्रेजों की यह सोच है कि भारत के चुने हुए प्रतिनिधि शासन व्यवस्था करने की योग्यता नहीं रखते। कांग्रेस के काल को 2 चरणों में बांटा जा सकता है। प्रथम चरण 1885 से 90, इसे उदारवादी राजनीतिक अथवा राजनीतिक भिक्षावृत्ति का युग कहा जाता है। उदारवादी जो अंग्रेजों पर विश्वास करते थे। और दूसरा चरण 1905 से 1919 तक का काल, जिसे अतिवादी या अतिवादी राजनीति का काल जाता है। उग्रवादी यानी इनका एक ही काम था, यहाँ के जो कांग्रेसी आए उन्होंने कहा कि कैसे ही हो अंग्रेजों को उखाड़ फेंकना है। कांग्रेस के प्रथम चरण के उदारवादी नेता दादा भाई नौरोजी, फिरोज शाह मेहता, दिनसा वाचा, व्योमेश और सुरेंद्र नाथ बनर्जी कांग्रेस की राजनीति में छाए हुए थे। ये लोग उदारवादी परिमित राजनीति में विश्वास करते थे। ये लोग अपनी राजनीति की व्याख्या उदारवाद और संयम के समन्वय से करते थे। ये लोग भारतीयों के लिए धर्म और जाति के पक्षपात का अभाव, मानव में समानता, कानून के सामने बराबरी, नागरिक स्वतंत्रताओं का प्रसार, प्रतिनिधि संस्थाओं के विकास की इच्छा रखते थे। इस काल में कांग्रेस पर समृद्धिशाली मध्यम वर्गीय बुद्धिजीवियों का, जिनमें वकील, डॉक्टर, इंजीनियर, पत्रकार और साहित्यिक व्यक्ति सम्मिलित थे, का अधिकार था। इस काल में कांग्रेस में आने वाले प्रतिनिधि बड़े बड़े नगरों से आते थे और इनका जनसाधारण से कोई संपर्क नहीं था। उदारवादी अंग्रेजी साम्राज्य के बने रहने हेतु उसको सुदृढ़ करने के पक्ष में थे। उन्हें डर था कि अंग्रेजों के जाने पर अव्यवस्था फैल जाएगी। अंग्रेजी राज्य शांति और व्यवस्था का घोतक था। भारत में बहुत लंबे समय तक इसका बना रहना आवश्यक है। उदारवादियों को विश्वास था कि अंग्रेज न्यायिक लोग हैं, वे भारत के साथ न्याय करेंगे। उदारवादी तो ये सोचते थे भारतीयों की शिकायतें अंग्रेज नौकरशाही के कारण अथवा अंग्रेजों को हमारी शिकायतों की पूरी जानकारी न होने के कारण, यही कारण है कि इन लोगों ने इंग्लैंड में प्रचार की ओर अधिक ध्यान दिया। इस काल में कांग्रेस ने देश की स्वतंत्रता की मांग नहीं की, केवल भारतीयों के लिए कुछ रियायतों की मांग की। दूसरा चरण आता है गर्मपंथी राष्ट्रवादी आंदोलन का प्रारंभ। गर्मपंथी का मतलब गर्म थे, उनका एक ही टारगेट था, अंग्रेजों को उखाड़ फेंकना है भारत से। 19वीं शताब्दी के अंतिम 20वीं शताब्दी के आरंभिक वर्षों में गर्मपंथी राष्ट्रवादी विचार के लोगों का कांग्रेस में प्रभाव बढ़ने लगा। कांग्रेस में फूट की प्रक्रिया उस समय प्रारंभ हो गई जब लोकमान्य तिलक का समाज सुधार के प्रश्न पर गर्मपंथी सुधारकों का झगड़ा हो गया। तिलक का कहना था कि स्वराज्य के बिना कोई सामाजिक सुधार नहीं हो सकता, न कोई प्रगति, न कोई उपयोगी शिक्षा, न ही राष्ट्रीय जीवन की परिपूर्णता। 4 प्रमुख कांग्रेस नेता लोकमान्य तिलक, बिपिन चंद्र पाल, अरविंद घोष, लाला लाजपत राय ने इस आंदोलन का मार्गदर्शन किया। इस गर्मपंथी आंदोलन के कार्यक्रम में विदेशी माल का बहिष्कार और स्वदेशी माल को अंगीकार करने और राष्ट्रीय शिक्षा और सत्याग्रह पर बल दिया गया। भारतीय उद्योगों को प्रोत्साहन देना, जिससे भारतीयों को कार्य और सेवा का अवसर मिल सके। सरकारी नियंत्रित शिक्षा संस्थाओं के स्थान पर एक राष्ट्रीय शिक्षा योजना बनाई जाए और विद्यार्थियों को देश सेवा में लगाया जाए। फिर स्वशासन आंदोलन 1915 से श्रीमती एनी बेसेंट ने आयरिश होम रूल लीग के नमूने पर होम रूल लीग स्थापित करने की घोषणा की। 1916 में तिलक ने पूना में ही होम रूल लीग की स्थापना की। दोनों संस्थाएं तालमेल से कार्य कर रही थी। इनका उद्देश्य अंग्रेजी साम्राज्य के भीतर स्वायत्तता की मांग को लोगों तक पहुंचाना। अब पढ़ेंगे राजनीतिक आंदोलन 1919 से 1947। तब तक आप इसको बढ़िया तरीके से पढ़ लेना।